बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपके कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये हमारी बुक के चैप्टर नंबर जो 2 है उससे रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज थी वो स्टार्ट की थी और उसके अंदर हमने फिल इन द ब्लैंक्स है उनको हल करने का तरीका देखा था। स्टूडेंट्स, आज हम उसी एक्सरसाइज के अंदर जो हमारे पास MCQs मौजूद है और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस मौजूद हैं उनको कैसे हल करते हैं आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो उसके अंदर हमने फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर जो हमारे पास ब्लैंक स्पेसेस थी उसको कैसे हल करते हैं हमने उसकी बात की थी। आज के लेक्चर में मैं MCQs के बारे में आपको पहले बताऊंगा और एट द एंड हम ये बात करेंगे कि हमारे पास जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपकी बुक के अंदर आप देखें चूज द करेक्ट ऑप्शंस, कि आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जिसमें आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं और आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये बात देखें कि आपने इनको हल कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शंस मौजूद होती हैं और कई दफ़ा स्टूडेंट्स आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अगर आपको ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हों। इवन देन कि अगर आपको आंसर एग्जैक्ट पता भी है फिर भी आप अगर डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, डी या सी सही है। सर, सबसे पहले तो ये देखा करें आप कि अगेन कि जिस तरह हमने फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर देखा था कि जो भी हमें क्वेश्चन अवेलेबल होता था हम सबसे पहले ये देखते थे कि वो क्वेश्चन किस एरिया से बिलोंग कर रहा है। स्टूडेंट्स, उसी तरह आपके जो MCQs क्वेश्चंस हैं इसके अंदर भी आप क्वेश्चन को देखेंगे वो किस एरिया से बिलोंग कर रहा है और फिर ऑप्शंस को नैरो करें। अगर 4 ऑप्शंस हैं तो सबसे पहले उनको 3 ऑप्शंस बनाएं, 3 के बाद उसको 2 ऑप्शंस बनाएं और फिर 2 में से जो बेस्ट ऑप्शन आपको लगती है उसको आप सिलेक्ट करें। तो लेट्स सी कि ये काम कैसे हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पहला जो इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है, अ लोकल एरिया नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। स्टूडेंट्स, लोकल एरिया नेटवर्क या लैन की बात हमने पहले लेक्चर के अंदर की थी जिसमें हमने नेटवर्क की टाइप्स देखी थी, जिसमें लैन थी हमारे पास, मैन थी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और थर्ड टाइप्स हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क वैन की थी। स्टूडेंट्स, उसमें से लैन से ये क्वेश्चन लिया गया तो अब देखते हैं कि लैन इज अ कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली अगर लैन की आपको डेफिनेशन याद है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लैन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो आपको अवेलेबल होती हैं। स्टूडेंट्स, नंबर 1 नेटवर्क एडॉप्टर कार्ड्स, B LAN cables, C LAN application softwares, D all of above। स्टूडेंट्स, अब इसमें आप अगर तमाम ऑप्शंस को देखें, नेटवर्क एडॉप्टर कार्ड्स, स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि नेटवर्क के अंदर आपने किसी भी डिवाइस को अगर दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट करवाना है तो नेटवर्क एडॉप्टर कार्ड या NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो ज़रूरी होता है। उसके बगैर कोई भी कंप्यूटर, कोई भी डिवाइस दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट नहीं कर सकती। तो लोकल एरिया नेटवर्क आपका बेसिकली एक नेटवर्क ही है। तो नेटवर्क के अंदर आप हर डिवाइस के अंदर लैन कार्ड या NIC कार्ड या नेटवर्क एडॉप्टर कार्ड लाजमी यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पॉसिबल है कि ये आंसर हो। नेक्स्ट वन इज लैन केबल्स। स्टूडेंट्स, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर केबल्स हम कौन से यूज़ करते हैं, वो केबल्स आपके डेफिनेट है कि लैन के अंदर यूज़ होंगी, तो लैन केबल्स भी आंसर हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास लैन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, अगेन लैन की बात की, लैन के अंदर जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं तो इसका मतलब है ये आंसर भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, अगर आपके A B C और तीनों आंसर्स हो सकते हैं और D आपके पास ऑप्शन मौजूद है ऑल ऑफ द अबव, तो बेसिकली आपका जो आंसर है वो D है कि तमाम ऑप्शंस जो है वो आंसर के अंदर आती हैं, मीन ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ अबव। जितनी भी आपको ऑप्शंस दी गई हैं वो सारी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इस केस में। तो आपका इस केस के अंदर जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ अबव। सो डी इज द आंसर इन दिस केस। मैं इसको सर्कल कर देता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। स्टूडेंट्स, नंबर 2 के अंदर व्हाट लेयर ऑफ OSI मॉडल डज डाटा कंप्रेशन। स्टूडेंट्स, अब आपका जो लेक्चर था OSI मॉडल का, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की, हमने जो 7 लेयर्स पढ़ी थी। स्टूडेंट्स, अगर आप उनको याद करें और उसमें देखें कि उनके बेसिक फंक्शनैलिटी क्या थी, तो किस लेयर की बेसिक फंक्शनैलिटी के अंदर हमने डाटा कंप्रेशन को पढ़ा था। अब देखते हैं नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट, नेटवर्क लेयर के अंदर डाटा कंप्रेशन को आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ये आप सोचें और समझें और देखें कि ये पॉसिबल हो सकता है आंसर या नहीं। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर और फिर फिजिकल लेयर। तो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन जो है ये बेसिकली OSI मॉडल से रिलेट कर रहा है। इसके लिए, इसको समझने के लिए या इसका आंसर देने के लिए आपको OSI मॉडल के अंदर जितनी भी लेयर्स हैं उनकी बेसिक फंक्शनैलिटीज़ का पता होना चाहिए। अगर आपको उनकी बेसिक फंक्शनैलिटीज़ का पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और स्टूडेंट, इस केस के अंदर अगर मैं आंसर की बात करूं तो डाटा कंप्रेशन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर की होती है। जो प्रेजेंटेशन लेयर आपकी जो लेयर नंबर 6 है
उसको हम प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है डाटा कंप्रेशन की। तो इस केस के अंदर जो आंसर है आपको दैट इज ऑप्शन बी। सो नंबर 3 के अंदर केबलिंग ऑन ए लीनियर बस टोपोलॉजी कैन बी एक्सटेंडेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। सो बस टोपोलॉजी के अंदर हम जो है अगर हमने एक्सटेंड करना हो बस टोपोलॉजी को तो हम कौन से जो केबलिंग है टेक्नोलॉजी या टर्म उसको यूज़ कर सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। बस ऑप्शन में टर्मिनेटर है, बैरल कनेक्टर्स है, नेटवर्क अडॉप्टर कार्ड है और मीडियम अटैचमेंट है। सो इसके अंदर जो आपके पास आंसर है दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड इज बैरल कनेक्टर्स। बैरल कनेक्टर्स के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं कि लीनियर बस टोपोलॉजी है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो ये बैरल कनेक्टर्स को यूज़ करते हुए। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आपको जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। सो उसके बाद नंबर 4 के अंदर द मीडिया एक्सेस कंट्रोल या मैक सब लेयर रिजाइड्स इन विच लेयर। स्टूडेंट्स अगेन लेयर की जब बात आएगी तो आपने फॉरन अंडरस्टैंड करना है कि किस एरिया से OSI जो आपका लेयर्ड मॉडल है ये वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। इसका मतलब है कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर किसी OSI जो मॉडल के अंदर हमने लेयर्स पढ़ी थी 7 उन किसी एक लेयर के अंदर ये रिजाइड करता है। अब ये किस लेयर के अंदर रिजाइड करता है, अगेन अगर आपको OSI जो मॉडल है उसकी लेयर्स की फंक्शनलिटीज का आइडिया है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिए क्योंकि अभी हमने सिर्फ जो 4 MCQs देखे हैं और 4 MCQs में आपके 2 क्वेश्चन जो है वो OSI मॉडल से लिए गए हैं। स्टूडेंट्स आपके एग्जाम्स के अंदर OSI मॉडल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, सब्जेक्टिव भी आते हैं। तो OSI मॉडल्स का जो हमने लेक्चर लिया था उसको अच्छी तरह याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स द मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर रिजाइड्स इन विच लेयर। फर्स्ट ऑप्शन इज फिजिकल, सेकंड इज डाटा लिंक, थर्ड इज नेटवर्क एंड फोर्थ इज ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपकी मैक सब लेयर या मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर आपकी डाटा लिंक लेयर के अंदर मौजूद होती है। तो ये बात याद रखिएगा जिसको हम लेयर नंबर 2 का नाम भी देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं आगे और नंबर 5 पे देखते हैं कि हमारे पास कौन सा क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल है। स्टूडेंट्स नंबर 5 के अंदर हमारे पास FDDI एक नेटवर्क है आपका। अब पूछा यह गया कि ये नेटवर्क आपका किस जो नेटवर्क के अंदर लाई करता है, रिंग नेटवर्क या किस टोपोलॉजी के अंदर लाई करेगा। रिंग टोपोलॉजी होगी, स्टार टोपोलॉजी या स्टार नेटवर्क होगा, मैश टोपोलॉजी या मैश नेटवर्क होगा, बस टोपोलॉजी या बस नेटवर्क होगा। तो स्टूडेंट्स बेसिकली इसमें ये पूछा गया कि आपके रिंग, स्टार, मैश और बस की अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो FDDI जो नेटवर्क है हमारा वो किस एग्जाम्पल के अंदर आता है, किस टोपोलॉजी के अंदर आता है या किस नेटवर्क से बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स FDDI का याद रखिएगा ये आपका रिंग टोपोलॉजी के अंदर आता है और रिंग नेटवर्क के अंदर आता है। तो इसका मतलब है A इज द आंसर इन दिस केस। स्टूडेंट्स उसके बाद नंबर 6 पे आप जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कंप्यूटर्स कैन सिमिल्टेनियसली कम्युनिकेट ऑन इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क। स्टूडेंट्स इथरनेट की बात आपने की थी जब हमने नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को पढ़ा था और क्योंकि लैन प्रोटोकॉल है ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स हमने इथरनेट की बात की थी कि इथरनेट वहाँ पे आप क्या करते हैं, आप एक सेंट्रलाइज डिवाइस को यूज़ करते हैं। सेंट्रलाइज डिवाइस को जब आप यूज़ करते हैं तो इसका ये होता है कि आपके पेयर ऑफ डिवाइसेस जो है वो सिमिल्टेनियसली कम्युनिकेशन कर सकती है। मीन अगर एक डिवाइस ने दूसरी से करना है तो तीसरी डिवाइस चौथी से कम्युनिकेट सिमिल्टेनियसली कर सकती है। तो इसका आंसर आपको जो आएगा दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज मल्टीपल, कि मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो ये काम कर सकती है। तो स्टूडेंट्स अब नंबर 6 के बाद हम नंबर 7 की बात करते हैं कि हमारे पास नंबर 7 क्वेश्चन क्या है। वन और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ए हब कंप्यूटर इज अ रिंग नेटवर्क, नोड, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, स्टार नेटवर्क। स्टूडेंट्स अब सबसे पहले इसके अंदर ये देखिए कि इसके अंदर एक डिवाइस का नाम लिखा है दैट इज कॉल्ड हब। स्टूडेंट्स अगेन ये बात याद रखिए जब भी आपने क्वेश्चन को आंसर इसका देना है तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है किस एरिया से। जब हब की बात आएगी तो बेसिकली आप नेटवर्क टोपोलॉजीज का लेक्चर याद करें तो उसके अंदर हब की डिवाइस हमने पढ़ी थी स्टार टोपोलॉजी के अंदर, कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर आप हब की डिवाइस को यूज़ करते हैं और आपके तमाम जो कंप्यूटर्स हैं वो हब या स्विच के साथ अटैच होते हैं और इस तरह कम्युनिकेशन आपस में करते हैं। तो हब या स्विच आपकी एक सेंट्रलाइज डिवाइस स्टार टोपोलॉजी के अंदर यूज़ होती है। तो आप ये देखें कि अगर आपके क्वेश्चन आंसर्स के अंदर अगर स्टार नेटवर्क या स्टार टोपोलॉजी का मौजूद है आंसर तो इसका मतलब है कि यही आंसर हो सकता है। तो स्टार नेटवर्क यहाँ पे मेंशन है तो हम इसको सर्कल कर देंगे। सर उसके बाद नंबर 8 के ऊपर प्रोजेक्ट 802 डिफाइन स्टैंडर्ड्स फॉर विच लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल। सर इसके बारे में आप जरा थोड़ा सा देख लीजिए और आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने बताया भी था, आज दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट 802 बेसिकली IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड
IEEE का ये प्रोजेक्ट था जो 1980 के अंदर जो दिया गया था, दैट इज़ कॉल्ड 802 प्रोजेक्ट। डिफाइंस स्टैंडर्ड्स फॉर विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल, उसमें किस जो लेयर है वो OSI मॉडल की कौन सी लेयर के बारे में जो स्टैंडर्ड्स है वो डिफाइन किए गए थे। बेसिकली ये क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है। तो स्टूडेंट्स अगेन आप देख सकते हैं कि आपका OSI जो लेयर मॉडल है उससे रिलेटेड एक और आपका जो क्वेश्चन है वो इस इन क्वेश्चंस के अंदर शामिल है। तो अगेन बार बार मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप OSI मॉडल जो आपका लेयर्ड मॉडल है उसको अच्छी तरह समझें और अच्छी तरह याद रखें। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, नंबर ए इज एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर, बी इज फिजिकल एंड डाटा लिंक लेयर, सी इज ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क लेयर, डी इज नेटवर्क एंड डाटा लिंक लेयर। स्टूडेंट्स अगर प्रोजेक्ट 802 के आप स्टैंडर्ड्स की डिटेल पढ़ें तो उसके अंदर आपको पता लगेगा कि OSI मॉडल की जो लेयर्स हैं वो फिजिकल और जो आपकी डाटा लिंक लेयर है उसके बारे में जो है वो डिटेल जो है वो मेंशन की गई है। तो स्टूडेंट इसके अंदर आपका जो आंसर है वो दैट इज ऑप्शन बी, फिजिकल एंड डाटा लिंक लेयर। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम MCQs के अंदर हमारे पास जो नंबर 9 है वो कौन सा क्वेश्चन है। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स नंबर 9 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन है टर्मिनल इज। बेसिकली टर्मिनल की डेफिनेशन अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हो। सो लेट्स सी कि कौन कौन सी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं और उन ऑप्शंस में से हमारा एग्जैक्ट जो आंसर है वो कौन सा है। तो ऑप्शंस है डिवाइस टू गिव पावर सप्लाई टू कंप्यूटर, पॉइंट एट विच डाटा एंटर्स और लीव्स द कंप्यूटर, द लास्ट इंस्ट्रक्शन इन ए प्रोग्राम, और डी इज एनी IO डिवाइस। स्टूडेंट्स अगर आपको इसकी डेफिनेशन टर्मिनल की याद है तो सिंपल आपको पता है कि टर्मिनल हम उस डिवाइस को कहते हैं जो IO डिवाइस होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का काम करती है। तो सिंपल आपकी इस पे जो ऑप्शन डी है एनी IO डिवाइस दैट कैन बी कॉल्ड एज टर्मिनल। तो लास्ट जो इसकी ऑप्शन है दैट इज आंसर। सो डी इज द आंसर इन दिस केस। सो नंबर 10 और लास्ट पे हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज सॉफ्टवेयर टू परस्यू द इंटरनेट, कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। स्टूडेंट्स आप लोग यूज़ करते होंगे इंटरनेट को और आपको पता है कि आप इंटरनेट जब यूज़ करते हैं तो आपके कंप्यूटर के ऊपर जो सॉफ्टवेयर है उसको हम ब्राउज़र का नाम देते हैं। और ब्राउज़र हमारे पास कौन कौन से हैं? अगर आप क्रोम की बात करते हैं, गूगल का क्रोम ब्राउज़र अवेलेबल है, इंटरनेट एक्सप्लोरर अवेलेबल है। अगर आप फायरफॉक्स कंपनी की बात करते हैं तो उसका मोज़िला फायरफॉक्स हमारे पास अवेलेबल है। तो ये डिफरेंट हमारे पास ब्राउज़र्स अवेलेबल है। तो इसका ये मतलब है कि आप जो इंटरनेट यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज़ करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को हम ब्राउज़र का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसका जो आंसर है दैट इज़ आंसर या ऑप्शन सी, दैट इज़ ब्राउज़र। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास MCQs क्वेश्चंस और हमने ये देखा कि हम किसी भी अगर क्वेश्चन के हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं तो उन ऑप्शन से हम एग्जैक्ट आंसर कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स अगेन इसकी टिप्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, एक दफ़ा फिर बताता हूँ कि आप सबसे पहले एरिया आइडेंटिफाई करें किस एरिया से ये क्वेश्चन लिया गया है। उसके बाद आप ऑप्शंस को माइनस करना शुरू करें। अगर 4 है तो उसको 3 करें, पहले ऑप्शंस को 3 में से 2 करें और 2 में से जो बेस्ट ऑप्शन आपको लगती है उसको आप फिर सिलेक्ट करें। स्टूडेंट्स अब देखते हैं हमारी जो बुक के अंदर ट्रू और फॉल्स है कि कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिसको आपने सिर्फ ये मेंशन करना होता है कि ये क्वेश्चन आपका जो ट्रू है या फॉल्स है। स्टूडेंट्स इसमें देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और इसको आप आंसर किस तरह करेंगे। स्टूडेंट्स नंबर 1 के अंदर हमारा लिखा हुआ है ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल इज शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। स्टूडेंट्स बेसिकली मेल तो मेंशन है, इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यहाँ भी मेल मेंशन है और वहाँ भी मेल मेंशन है। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिकली, तो ये आपका ट्रू है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को ही हम कहते हैं, ईमेल जो है वो उसकी जो फुल फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल ही कहलाती है, तो आप इसको कह सकते हैं दिस इज ट्रू। सो नंबर 2 के ऊपर टेली प्रोसेसिंग अलाउज अ यूजर टू मेक क्यूरीज ऑफ ए कंप्यूटर 1000 माइल्स अवे। सो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका जो फॉल्स है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो आप इसको फॉल्स लिखेंगे। An Ethernet system IEEE 802.3 protocol uses packet switching technique। स्टूडेंट्स अब इसके अंदर आप सबसे पहले ये मेंशन करें या ये सोचें आप कि IEEE का जो 802.3 प्रोजेक्ट था वो क्या था। अभी मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि 802 इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ IEEE कंपनी। उसके ऊपर IEEE का 802 था, उसके सब स्टैंडर्ड्स हमारे पास अवेलेबल थे। 802.1 था, 802.2, 802.3, 802.2.4 एंड सो ऑन, इस तरह स्टैंडर्ड चलते थे। स्टूडेंट जो IEEE का 802.3 प्रोटोकॉल है दैट इज बेसिकली ईथरनेट स्टैंडर्ड। तो ईथरनेट स्टैंडर्ड आपका पैकेट स्विचिंग को यूज नहीं करता, तो इसका मतलब है कि ये आपका फॉल्स है। नंबर 4 के ऊपर स्टूडेंट ISDN के बारे में बात कर रहे हैं। ISDN मॉडेम कैन कम्युनिकेट ओनली विद अदर ISDN मॉडेम। स्टूडेंट्स ये भी अगर आप ISDN का लेक्चर जो हमने लिया था उसके अगर देखें तो आप आइडिया कर सकते हैं और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दिस इज़ अ फॉल्स।
ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसको भी आप फॉल्स लिखें। नंबर 5 के ऊपर 16 बिट एंड 32 बिट आर करंटली द टू मोस्ट पॉपुलर बस विड्थ। स्टूडेंट्स ये बस विड्थ किसकी चीज़ की बात कर रहे हैं कि आपके जो कंप्यूटर्स के अंदर जो पाथ होते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक डाटा को सेंड करने के लिए जो पास अवेलेबल होते हैं उनकी जो विड्थ है उसका साइज़ बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ये 16 बिट 32 बिट है। स्टूडेंट्स आपके पास 64 बिट भी मौजूद होते हैं, तो इसलिए आपका ये जो दिया गया यहाँ पे मेंशन की गई स्टेटमेंट दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि 64 बिट भी आपके पास बस विड्थ अवेलेबल होती है। सो दिस इज़ फॉल्स। सो नंबर 6 के अंदर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की हम बात करेंगे। FTP शॉर्ट द फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ अ टूल दैट लेट्स यूज़र ट्रांसफ़र फाइल अक्रॉस द इंटरनेट। फ्रेंड्स इसकी स्टेटमेंट से आपको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि वो कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र फाइल अक्रॉस द इंटरनेट, और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो नाम से आप मेंशन कर सकते हैं, आप नाम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फ़ाइल को ट्रांसफ़र करना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। तो यहाँ पे मेंशन भी किया गया ट्रांसफ़र फाइल्स, तो इसका मतलब है कि ये आपका जो है वो ट्रू है, ये फॉल्स नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको ट्रू लिख देंगे टी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन दैट इज DSL मॉडेम यूजेस द केबल टीवी नेटवर्क फॉर डाटा ट्रांसमिशन। सो अगेन जो DSL प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था उसकी अगर आप लेक्चर जेन में लेके आए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि DSL मॉडेम जो है वो केबल टीवी नेटवर्क को यूज़ नहीं करता। तो इसका मतलब है कि ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट, अ वैन इज यूजुअली लिमिटेड टू वन ऑफिस बिल्डिंग। फ्रेंड्स अगर वाइड एरिया नेटवर्क जो हमारे आपने पहला लेक्चर अगर आपको याद है उसके अंदर हमने नेटवर्क की टाइप्स पढ़ी थी, इसमें लैन था, लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मैन था, और लास्ट में हमारे पास वैन वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल थी। फ्रेंड्स अगर आपको उनकी डेफिनेशन याद हो तो आपको पता है कि वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो लार्ज एरिया के अंदर नेटवर्क जो होता है उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क की बात कहते हैं। और लेकिन अगर जो विद इन हमारा बिल्डिंग या विद इन ऑफिस नेटवर्क बनाया जाता है उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क या लैन कहते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है वैन की, वैन इज़ यूजुअली लिमिटेड टू वन ऑफिस बिल्डिंग, ये बेसिकली डेफिनेशन लैन की है, वैन की नहीं है। तो इट मीन्स आपका जो नंबर 8 है दैट इज़ फॉल्स, इसको फॉल्स लिखते हैं। सो नंबर 9 पे ऊपर आप देखें, अ गेटवे कनेक्ट टू सिमिलर कंप्यूटर्स। फ्रेंड्स बेसिकली गेटवे की डेफिनेशन आप माइंड में लेके आए जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ी है, तो आपको आइडिया होगा गेटवे बेसिकली आपके डिफरेंट जो नेटवर्क्स हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करवाता है, और नेटवर्क्स पे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो बेसिकली उन नेटवर्क के जो आपकी डिवाइसेस होती हैं उनके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो बेसिकली आपका जो नंबर 9 है दैट इज ऑल्सो फॉल्स। सो जो लास्ट हमारे पास ट्रू फॉल्स के अंदर क्वेश्चन है दैट इज अ बस नेटवर्क यूजेज अ सेंट्रल कंप्यूटर एज ए सर्वर। स्टूडेंट्स अगर आप बस टोपोलॉजी को जेन में लेके आए उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास क्या था, हमारे पास एक कम्युनिकेशन मीडियम मौजूद था, उसके ऊपर तमाम हमारे जो सिस्टम थे वो अटैच होते थे, और एक वक्त में सिर्फ एक ही सिस्टम जो है वो कम्युनिकेशन कर सकता था, बाकी सिस्टम को वेट करना पड़ता था। सो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है बस नेटवर्क की, अ बस नेटवर्क यूज अ सेंट्रल कंप्यूटर एज ए सर्वर। स्टूडेंट्स आपके बस नेटवर्क के अंदर कोई भी सेंट्रल जो कंप्यूटर यूज़ नहीं होता, कोई भी सर्वर मशीन तो आपकी कोई भी बन सकती है, लेकिन कोई सेंट्रलाइज जो कंप्यूटर है वो यूज़ नहीं होता बस नेटवर्क के अंदर। तो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था वो प्रीवियस लेक्चर से रिलेट कर रहा था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक्स थे हमारी बुक के चैप्टर 2 के, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको डिटेल से बताया कि हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने आज के लेक्चर के अंदर ये देखा कि हमारे पास जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप क्वेश्चन दिया होता है, आपके पास 4 चॉइसेस अवेलेबल होती है, आपने किसी एक चॉइस को, या कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है कि एक से ज़्यादा चॉइसेस को आपने जो है वो एक्सेप्ट करना होता है और आंसर देना होता है। तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या MCQs को कैसे उसको आंसर फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमने लास्ट में ये देखा कि हम ट्रू और फॉल्स, अगर हमारे पास स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, हमने स्टेटमेंट को फाइंड करना कि ये ट्रू है या फॉल्स है, वो कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स बेसिकली इसको कंक्लूड करें तो एक ही बात जहन में आती है कि सबसे पहले आपने जो भी आपको क्वेश्चन गिवन हो, आपने उस क्वेश्चन का एरिया आइडेंटिफाई करना है कि किस एरिया से क्वेश्चन लिया गया। उसके बाद आप बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे कि अपना आंसर दे सके। अगर आप एरिया आइडेंटिफाई ना कर सके तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप एग्जैक्ट आंसर जो है वो कोट कर सके या दे सके। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।